एक माता पिता के सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति में बेटा या फिर बेटी किसी के भी अधिकार नहीं है। इवन पत्नी का भी अपने पति के द्वारा खरीदा गया संपत्ति में हक नहीं होता है। बात कर चुकी हूँ अपने स्व अर्जित प्रॉपर्टी को कैसे रक्षा करना है, क्या नियम लागू होता है। आज बात करूंगी पैतृक संपत्ति के बारे में, जहां पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो बेटा अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार करता है, क्या पैतृक संपत्ति से उसको बाहर फेंका जा सकता है या फिर नहीं, बेदखल किया जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए मेरे दोस्त, संपत्ति दो प्रकार की, एक है सेल्फ अक्वायर्ड, एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। स्व अर्जित भूमि अपने बलबूते पर कमाया हुआ, और पैतृक संपत्ति यानी कि दादा परदादा से चली हुई आ रही है। आज इसको लेकर के बात करूंगी। इसके ऊपर ऑलरेडी एपिसोड बन चुका है। और यहीं पर मेरे दोस्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। सिंपल और साधारण लैंग्वेज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। तो जो संपत्ति 3 या फिर 4 जनरेशन से चला हुआ आ रहा है, परदादा से दादा को, दादा से आपके फादर को, आपके फादर से आपको, इस तरीके से 4 जनरेशन हो गया है, तो उसको कहा जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति। अब ये संपत्ति में कोई भी बच्चा का हक एकदम जन्म से हो जाता है, बाय बर्थ आपका अधिकार यहाँ पर हो जाता है। बेटा और बेटी दोनों को इक्वल अधिकार इस संपत्ति में मिलता है, ठीक है। और यहीं पर देखिए, जो लोगों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना है उन लोगों को कहा जाता है को-पर्सनर। तो पैतृक संपत्ति में एक बेटे का या फिर बेटी का क्या अधिकार है? मेजर रूलिंग बाय द ऑनरेबल कोर्ट इंपैक्टिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 32 साल का रतनलाल एक किराने का दुकान चलाता है। रतनलाल 34 साल की उम्र में शादी करता है, और जो घर में वो रहता है ना, वो एक एंसेस्ट्रल संपत्ति है यानी कि पैतृक संपत्ति है। रतनलाल का आगे चल करके एक बेटा और एक बेटी जन्म लेता है। बेटा का नाम है अंशुमन और बेटी का नाम है सुमन। अंशुमन का ब्याह होता है, फिर पुत्रवधू आता है, कुछ दिन बाद जा करके पोता भी आ जाता है, और यहीं पर शुरू हो जाता है संपत्ति को लेकर के झगड़ा। और बेटी को शादी करा दिया गया था, वो सिंगापुर सेटल थी। अभी कुछ दिन बाद खबर आता है रतनलाल के बेटी का एक बेटी हुई है। रतनलाल जाता है सिंगापुर देखने के लिए, कुछ 10 दिन के आसपास सिंगापुर रहता है, फिर वापस लौट के आ जाता है। वापस लौट के उनको पता चलता है कि उनके पत्नी के बैंक अकाउंट से 1,23,00,000 रुपया और रतनलाल के बैंक अकाउंट से 1,30,00,000 रुपया सिग्नेचर को नकल करके, फॉर्स्ड करके उठा लिया गया है बेटा के द्वारा और पुत्रवधू के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन लोगों का अकाउंट था। और यही फैक्ट रियलाइज करने के बाद रतनलाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो सीधा जाता है एफआईआर कराता है अपने ही बेटे के खिलाफ। तो एफआईआर दाखिल करा देता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके। फिर पुलिस वाले आकर के रतनलाल का जो बेटा है उसको अरेस्ट करता है। गिरफ्तार होने के बाद बेटा कहता है पिता को कि अगर मुझे जमानत नहीं दिलाते हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और यहीं पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है बेल दिलाने के सिवा। रतनलाल को बेल दिलाना ही पड़ता है। अभी बेल में छूटने के बाद हैरेसमेंट एस्केलेट कर जाता है। छूट के आने के बाद और भी तिलबिला रहा है। रतनलाल का उम्र हो रहा था 73 इयर्स, और इनका जो पत्नी है रति, इनका उम्र हो रहा था 71 इयर्स। सिचुएशन इतनी गंभीर बन चुकी थी कि उस घर में रहना मुश्किल हो रहा था। और यहीं पर रतनलाल के एडवोकेट से सलाह लेकर के सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर जा करके बेटा और पुत्रवधू को घर से निकाल देने के लिए इविक्शन सूट दाखिल करता है। तो इविक्शन सूट दाखिल हो जाता है, केस दाखिल होता है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। यहीं पर खेल शुरू होता है। जरा सुनिए ध्यान से। जो बेटा अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार करता है, क्या पैतृक संपत्ति से उसको बाहर फेंका जा सकता है या फिर नहीं। और यहीं पर हाईलाइट करूंगी कोर्ट का एक बड़ा फैसला, नीरज शिव कुमार माहोले एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। संपत्ति का नेचर क्या है? एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति। बेटा के पक्ष के एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि ये एक सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति नहीं, ये एक पैतृक संपत्ति है। तो किसी भी हाल में यहां से अंशुमन को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि बेटा का जन्मसिद्ध अधिकार है, हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो कैसे निकाल सकते हो आप?
ये एप्लीकेशन को ही तुरंत खारिज कर देना चाहिए ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन ट्रायल कोर्ट से डिसीजन आ जाता है रतन लाल के फेवर में, यानी कि इविक्शन ऑर्डर पास हो जाता है अपने बेटा और पुत्रवधू के खिलाफ। अभी बेटा हारने के बाद सीधा जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ये ऑर्डर को चैलेंज करके। कहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, तो जन्मसिद्ध अधिकार है मतलब कि रहने का अधिकार भी है मेरा, कोई भी मुझे बाहर नहीं निकल सकता है। तो एसडीओ का ये जो राय है ना, ये एब्सोल्युटली गलत है, इसको खारिज कर देना चाहिए। यहीं पर मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिए, बॉम्बे हाईकोर्ट डिटेल में हर एक मैटर को देखता है, देख करके डिसीजन पर बोले सिचुएशन का गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी चाहे एंसेस्ट्रल हो या फिर सेल्फ अक्वायर, प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग इविक्ट भी किसी को भी कर सकते। कि भारत सरकार जब कोई कानून या फिर कुछ चीज लाता है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। क्यों लाया गया सीनियर सिटीजन एक्ट को? क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों का सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सिंपल, सस्ता और जल्दी तरीके से न्याय मिल सके, इसके लिए इस कानून को लाया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट को लाया गया है। अब अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे एक सीनियर सिटीजन को इस सिचुएशन से, तो ये कानून का जो उद्देश्य है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? नंबर 1, प्रोटेक्शन मिलना एक सीनियर सिटीजन का अधिकार है और प्रोटेक्ट करने के लिए इविक्शन करने का ऑर्डर भी हम लोग के पास है। नंबर 2, राइट टू लिव पीसफुली, शांति में जीने का अधिकार। कोर्ट ने हाईलाइट किया इस पॉइंट को। नंबर 3 में कहा कि रिजेक्शन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्लेम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हैरेसमेंट यहाँ पर एविडेंट है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म सिद्ध अधिकार दिखा करके रहने का अधिकार मांगोगे, ऊपर से टॉर्चर भी करोगे, ये क्या चीज़ है? ये हम लोग कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को डिसमिस करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोर्ट बोले कि सीनियर सिटीजन एक्ट एक स्पेशल स्टैट्यूट है। स्पेशल यानी कि एक स्पेशल कानून है, स्पेशल। और इस अधिनियम का इंटरेस्ट क्या है? सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, जो कि हम हर हाल में करेंगे। कैसे? इविक्शन करके वेलफेयर करने के लिए पेरेंट्स का, जो कि इस केस में एक सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, बोले इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी वी कैन इविक्ट। प्रॉपर्टी का नेचर कुछ भी हो, चाहे वो सेल्फ अक्वायर्ड हो या फिर एंसेस्ट्रल हो, जहां पर पीसफुल एग्जिस्टेंस का सवाल है, बेदखल हम लोग कर सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन एक्ट परमिट करता है इविक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स ऑफ एंसेस्ट्रल ओनरशिप। तो क्या समझ में आया? मोरल ऑफ द स्टोरी, प्यार से रहो। ये डिसीजन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर पाओगे। और मैंने एक थॉरो रिसर्च किया है, 2020 में ये जजमेंट आया था, लेकिन अभी भी इसका अथॉरिटेटिव वैल्यू है, इसको ओवररूल नहीं किया गया है, वैलिड जजमेंट है। और यहीं पर समरी में 3 पॉइंट्स। सबसे पहला, पीसफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि शांति में जीने का अधिकार को, इसको कोर्ट के सामने हाईलाइट कीजिए, किसी भी हाल में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। और नंबर 2, जो सीरियस एलिगेशन आप लगा रहे हो, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इस केस में बैंक खाते से सिग्नेचर को फॉर्ज करके 2 करोड़ 26 लाख रुपए जो उठा लिया गया था, इसका एविडेंस मौजूद है। बैंक में मौजूदा फंड के साथ मिस एप्रोप्रिएशन की गई थी। यहीं पर कोर्ट एसडीओ का ऑर्डर को समर्थन करते हुए घर से बेघर करने का जो ऑर्डर है उसके साथ समर्थन कर देते हैं, अपहोल्ड कर देते हैं। बोले लेट देम लिव इन पीस एंड विथ डिग्निटी, मर्यादा से और शांति से जीने दीजिए। जस्टिस साधना यादव जी के जजमेंट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।